वो कॉफी का मग उठाता खिड़की के पास आया तो बाहर खिड़की से बारिश में भीगती लड़की को देखकर चौंक गया। ये लड़की अभी तक यहाँ से गई नहीं। वो धीरे से बड़बड़ाया, फिर अपना मग उठाकर साइड टेबल पर रखकर तेजी से नीचे की ओर बढ़ा और लॉन में आकर ऊंची आवाज में अपने नौकर को पुकारने लगा। जी सर, नौकर ने पास आकर झुके हुए सिर से कहा। वो लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना उसे अभी और इसी वक्त यहाँ से भेजो। वो ठंडे लहजे में बोला। सर, मैंने कोशिश की थी मगर मैडम बाहर ही खड़ी भीग रही हैं, जाने को तैयार नहीं। कह रही हैं जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तब तक नहीं जाएंगी। नौकर बोला तो अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आज जब ऑफिस से निकलने वाला था तो वाहन पार्किंग एरिया में एक लड़की उसके पास आकर जरूरी बात करने की जिद करने लगी। वो उसे नजरअंदाज करके मैनेजर से बात करने का बहाना बनाकर घर के लिए निकल आया, मगर वो लड़की उसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंची थी। यहाँ आकर भी उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने गार्ड से कहकर उसे बाहर जाने को कहा, मगर वो पिछले 3 घंटे से बाहर खड़ी बारिश में भीग रही थी। वो माथा मसलते हुए इधर उधर टहलने लगा। जाइए, उसे भेजिए अंदर, वो सख्त शब्दों में बोला तो नौकर पलट गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो भीगी हुई लड़की अंदर आई और उसके बालों से कपड़ों से टपकता पानी कालीन पर गिरने लगा, जो अर्जुन की साफ सुथरी पसंद तबीयत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप ऐसा कीजिए, मेरी नौकरानी बिंदु के साथ मेरी सिस्टर के कमरे में जाइए और वहां से कोई भी सूट निकाल कर बदल लीजिए, फिर हम लोग आराम से बैठकर बात करेंगे। कहता हुआ वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अजीब बदतमीज इंसान है। क्या हो जाता अगर 2 मिनट बैठकर बात सुन लेता। और अब मैं कपड़े चेंज करूं इस लाड साहब के लिए, फिर बात करेंगे। वो मुंह ही मुंह में उसकी बुराई करती हुई बिंदु के साथ एक आलीशान कमरे में आई। कपड़े बदलने के बाद वो अपने लंबे बालों को खोलकर सुखा रही थी कि तभी दरवाजा नॉक हुआ और एकदम अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। वो हड़बड़ाकर जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी, फिर हाथ में पकड़े टॉवल से ही खुद को आगे से ढांप लिया। अरे, ऐसे कैसे नॉक किए बिना अंदर आ सकते हैं आप? वो इंतहाई चिढ़े हुए शब्दों में बोली तो अर्जुन, जो एकटक उसे देख रहा था, सिर झटक कर रह गया। फिर सुकून से सामने पड़े सोफे पर बैठकर सिगरेट के कश लेने लगा। वो अपने कंधों पर दुपट्टा लेती उसके सामने बैठी ही थी कि तभी फिर से दरवाजा खुला और एक बड़ी ही डिसेंट सी बड़ी उम्र की औरत अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर खुशी भरे हाव भाव थे। वो जल्दी से पास आई और फिर आगे बढ़कर माया की बलाएं लेने लगी और वो दोनों इस सिचुएशन पर सटपटाकर एक दूसरे को देखने लगी। दादी, क्या हो गया है आपको? अर्जुन ने सख्त झुंझलाहट से पूछा। चुप रहो तुम, बेशरम इंसान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बूढ़ी दादी को बिना बताए अपने लिए लड़की पसंद करके ले आए। वो तो बिंदु ने मुझे बताया। खैर, जो भी हो, लड़की मुझे बहुत प्यारी लगी। वो दोबारा से माया की बलाएं लेते हुए बोली। दादी, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज इस वक्त बाहर जाइए, मुझे बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है। वो खुद को संभालते हुए बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले इसे मेरे कमरे में लेकर जरूर आना, मुझे इससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो कहती हुई वापस पलट गई। अर्जुन गहरी सांस भरता हुआ दोबारा से उसकी तरफ देखने लगा। प्लीज, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि मुझे अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। वो थोड़ा चिढ़े हुए अंदाज में बोला। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपना वक्त बर्बाद करने का, मेरे पास भी फिजूल टाइम नहीं। मैं यहाँ बात करने आई थी और आप अगर ऑफिस के बाहर ही मेरी बात सुन लेते 5 मिनट रुककर, तो इतना सब कुछ न करना पड़ता और मैं भी टाइम पर घर पहुँच जाती। मेरे भैया घर पर मेरे इंतजार कर रहे होंगे। वो थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली। जो कहना है अब जल्दी जल्दी कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा और तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। वो उसकी बातों से परेशान होकर बोला। मैं 2 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लूंगी। दरअसल मुझे अपने कैफे के बारे में बात करनी है, जो आपके न्यू सनशाइन होटल के साथ बना हुआ है। आपकी टीम ने हमारी उस जमीन को गैर कानूनी बता दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने उसे 5 साल पहले ही खरीदा है। आप पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं और एक बार भी नहीं सोचते कि किसी का उसमें कोई सपना छुपा हुआ हो, किसी की मेहनत हो, किसी के आने वाले फ्यूचर का फैसला। आपको पता है, 5 साल से हमने उस पर इतनी मेहनत की है और हमारे कैफे का एक नाम है और आप उसे एकदम से खत्म करवाना चाहते हैं। वो एकदम कड़वे अंदाज में बोलती चली गई।
हो गई बात खत्म? मेरी बात का जवाब भी सुन लो कि जो हो रहा है उसे होने दो और अपना कैफे कहीं और जाकर बना लो। तो मैं बदले में मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। वो गुस्से से कड़वे शब्दों में बोला। हम क्यों बनाएं कहीं और जाकर? हमारा कैफे वहीं पर चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए सर, आपके रेस्टोरेंट की डिशेज अलग हैं और हमारे कैफे में स्वीट डिशेज और कॉफ़ी चाय होती है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर हम भी वहीं पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो एकदम गुस्से से चिढ़कर बोली। मैं ऐसा नहीं चाहता और कोई मुझे नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता। वो कैफे मेरे आलीशान होटल के लुक को ख़राब कर रहा है, इसीलिए मैं उसे हटाना चाहता हूँ। और रही बात, जो चाय कॉफ़ी आपके यहाँ से मिलती है उससे ज़्यादा अच्छी मेरे रेस्टोरेंट में मिलती है। बड़े से बड़ा शेफ़ रखा है मैंने अपने रेस्टोरेंट में, और मेरे होटल में विदेशी लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे रेस्टोरेंट में किसी भी तरह की कोई कमी नज़र आए। बाकी आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए सर, हमें हमारा हक चाहिए, और मैं इस कैफ़े को हरगिज़ वहाँ से हटाने नहीं दूंगी। वो बेहद कड़वे शब्दों में बोली थी। देखिए, आपने जो कहना था आपने वो कह दिया। अब आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि मैं इस बारे में अब और कोई बहस नहीं चाहता। वो उठते हुए बोला। मेरे भाई वो कैफ़े बहुत मेहनत से यहाँ तक लेकर आए हैं। प्लीज़ सर, मेरे भाई के सपने जुड़े हैं उसके साथ, इस तरह मत तोड़िए। वो अब की बार विनती पर उतर आई। मिस XYZ, आप जो भी हैं आप यहाँ से जा सकती हैं। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, और हाँ, जाते हुए दादी से मिलती चली जाइएगा। वो सख्त शब्दों में बोला और फिर बाहर निकलता चला गया। वो अफसोस के साथ उठकर घर के लिए निकलने ही लगी थी कि नौकर ने उसे अपने साथ आने को कहा। उसके साथ चलती वो दादी के कमरे में आई तो वो उसके इंतजार में ही बैठी हुई थी। उसे पास बिठाकर वो न जाने कौन कौन सी बातें कर रही थीं, और वो चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। वो अपनी तन्हाइयों का जिक्र कर रही थी, अपने अकेलेपन का। वो उनके दुख को अपने अंदर तक महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने एक मखमली केस उठाया और उसमें से जड़ाऊ कंगन निकाले और बड़ी आत्मीयता से उसके दोनों हाथों में पहना दिए। वो कंगनों को हैरान होकर देख रही थी। ये आप क्या कर रही हैं दादी? उसने सटपटाकर पूछा, और अंदर दाखिल होता अर्जुन भी एकदम से चौंक उठा था। ये मेरी बहू की निशानी है। जब वो ब्याह कर आई थी ना, तो मैंने उसे ये पहनाए थे, मगर फिर वो तो दुनिया से चली गई। ये कंगन वापस मेरे पास आ गए। आज मैं फिर से ये अमानत अपनी बहू को दे रही हूँ। तुम मेरी अर्जुन की दुल्हन हो। वो थमे हुए शब्दों में बोली, और उनकी बात पर अर्जुन और वो दोनों शौक रह गए। फौरन अर्जुन पास आकर दहाड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कंगन पहनने की? और फिर खींचकर उसके हाथों से कंगन उतार लिए। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसी 2 टके की लड़कियाँ, जब उन्हें कुछ और नहीं मिलता ना, तो अमीर लड़कों को फंसाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढती हो। निकलो यहाँ से, वो चिल्लाकर बोला। बेइज्जती के एहसास से माया की आंखें भर आईं। वो तेजी से उठी और भागती हुई वहां से बाहर निकल गई। ये क्या तरीका था बात करने का? दादी ने एकदम गुस्से में आकर कहा। बहू नहीं है वो आपकी, राह चलती हुई कोई अजनबी लड़की है, जो लड़की भीख मांगने आई थी यहाँ पर, और आप उसे घर की बहू बनाने का सोच बैठी। हद करती हैं आप भी दादी। उसके शब्दों में उस लड़की के लिए नफरत टपक रही थी, और उसकी बात पर दादी एकदम पत्थर सी रह गई। लेकिन अर्जुन, मुझे तो लगा वो तुम्हारी कोई दोस्त है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। अच्छा, अब निकलो मेरे कमरे से। मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती। कितनी अच्छी लड़की थी और तुमने उसे घर से भगा दिया। अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी जब तक तुम शादी नहीं करोगे। दादी गुस्से से चिल्लाकर बोली तो वो होंठ भींच कर रह गया। फिर वो कंगन उन्हें थमाकर वहां से मुड़ता अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अगले दिन सुबह जब वो नाश्ते की टेबल पर आया तो नौकर ने उसे बताया कि दादी ने न रात को खाना खाया था और ना ही अब खाने को तैयार हैं। वो गुस्से से झुंझलाता हुआ उनके कमरे में आया। ये सब क्या है दादी? आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? आप कोई बच्ची नहीं हैं जो मुझे इस तरह परेशान कर रही हैं। वो एकदम गुस्से से झुंझलाकर बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो अर्जुन कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अरे कुछ तो मेरा ख्याल कर लो। 32 साल के हो गए हो और अभी तक शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। एक तुम हो और एक तुम्हारी बहन जो 28 साल की होने वाली है, और उसे भी कोई परवाह नहीं है कि शादी करनी भी है या नहीं। बस तुम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाओ
और इस घर का क्या होगा कभी सोचा भी है? मुझे वो लड़की पसंद आई थी, बस उसी को मेरी बहू बनकर आना होगा, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से से बोली तो वो गहरी सांस भरते हुए उनके कदमों में ही बैठ गया। दादी अगर टाइम से खाना नहीं खाती तो दवा नहीं खा पाती, और दवा न खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि दादी बीपी और शुगर की मरीज थीं। अच्छा ठीक है, आप जो चाहेंगी वही होगा, आप प्लीज खाना तो खा लीजिए, वो विनती करते हुए बोला तो उन्होंने शक भरी निगाहों से उसे देखा। दादी सच कह रहा हूँ, उनकी निगाहों के जवाब में वो एकदम जल्दी से बोला तो वो सुकून से एकदम मुस्कुरा उठी थी और फिर उसके साथ चल पड़ी। नाश्ते की बात थी तो दादी ने नाश्ता आराम से कर लिया था और अब उसे अंदर तक सुकून हो चुका था। वो होटल पहुंचा और सीधा साथ बने माई होप कैफे की ओर बढ़ गया। अंदर दाखिल हुआ तो लगभग उसी की उम्र का एक लड़का वहां काउंटर पर बैठा था। मैं अर्जुन मेहरा हूँ, मुझे माया से मिलना है, उसने पास जाकर कहा तो वो लड़का चौंक गया। अरे आप ही हैं सनशाइन के ओनर मिस्टर अर्जुन मेहरा, आपसे मिलने का काफी शौक था, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं माया का भाई वैभव मिश्रा, उस शख्स ने बैठे बैठे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो वो थोड़ा नाखुशी से हाथ मिलाकर काउंटर से टेक लगाकर उसे देखने लगा। किस तरह का आदमी है ये, अपनी बहन को हर मामले में आगे करता है, खुद हट्टा कट्टा यहाँ बैठा है काउंटर पर, गवार कहीं का। लीजिए आ गई माया, वैभव ने कहा तो वो जल्दी से उसकी तरफ देखने लगा। जी बोलिए, उसने पास आकर बेहद साफ शब्दों में कहा। बैठकर बात कर लें, आसपास देखते हुए अर्जुन बोला। भैया गौरव से बोलिएगा वो 2 कप कॉफी भेज दे, मैं इन्हें गेस्ट रूम में लेकर जाती हूँ, कहते हुए पलटी और अर्जुन उसके साथ साथ पीछे चला आया। वो एक छोटे से बने हुए केबिन में उसे ले आई। इस खड्डे नुमा कैफे की वजह से तुम मुझसे लड़ने आई थी, वो एकदम मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो उसकी बात पर वो गुस्से से बल खाती उसकी तरफ देखने लगी। खड्डा हो या महल, मगर जो चीज आपके लिए मामूली हो वो हो सकता है सामने वाले के लिए पूरी जिंदगी का निचोड़ हो। ये मेरे भाई की मेहनत है, वो गुस्से से तड़प कर बोली थी। भाई, लानत है ऐसे भाई पर जो खुद बैठा है और अपनी बहन को दूसरों के दर पर भीख मांगने भेज रहा है। उसके शब्द अभी मजाक उड़ाने वाले थे और ये बात माया को अंदर से बुरी तरह गुस्सा दिला गई। आप अपनी हद में रहे मिस्टर अर्जुन मेहरा, वो एकदम तिल मिलाकर बोली। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, जो बात करने आया हूँ वो करते हैं। इस बार वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला। जी बोलिए। वो भी अब थोड़ा सुकून से बैठ गई थी। तुम्हारे भाई को अपने कैफे में जगह दे देता हूँ और जितना यहाँ से कमाते हो उससे ज़्यादा पेमेंट भी दूंगा, वो सपाट शब्दों में बोला। नहीं मंजूर मुझे आपकी ये डील, उसने साफ तौर पर अपना फैसला सुना दिया। अच्छा चलो दूसरी डील देता हूँ, तुम्हारे भाई को अपने होटल के 30% शेयर का पार्टनर बना देता हूँ। वो बोला तो उसकी बात पर वो एकदम चौंक गई। क्या, आप क्या कह रहे हैं? वो अब इस बात से बोली। मेरे होटल में भी एक कैफ़े बना है जहाँ लोग कॉफ़ी और टी एंजॉय करते हैं, तो इस जगह से तुम्हारा भाई सब सामान मेरे होटल के बने कैफ़े में लगाएगा और उसका सारा मुनाफा उसी का होगा। मानकर चलो कि तुम्हारा ये माई होप कैफ़े मेरे होटल में शामिल होगा। वो इतने आराम से बोला कि माया हैरान निगाहों से उसे देखने लगी। और इस मेहरबानी की वजह भी बता दीजिए, वो खोजती निगाहों से देखते हुए बोली। जरूरी थोड़ी है कि मैं इसके बदले कुछ चाहूँगा, क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? वो मुस्कुराकर बोला। प्लीज़ मेरे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, ये दुनिया बहुत मतलबी है। आपका कोई मतलब ही होगा जो इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हैं, वरना आप लोग तो अपना थूका हुआ भी किसी को ना दें। इसलिए जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसे जल्दी से बता दीजिए। वो एकदम सपाट अंदाज में बोली थी। मैं तो तुम्हें सिर्फ ऐसे ही समझ रहा था, बेवकूफ़ सी मगर थोड़ी जिद्दी, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार निकली। वो काफ़ी शब्द को लंबा करते हुए बोला तो वो सर झटक कर रह गई। दरअसल मेरी दादी को तुम बहुत पसंद आ गई हो और उन्होंने कल रात और आज सुबह भी खाने से इनकार कर दिया था। साथ में मुझे ये भी धमकी दी कि जब तक तुम उनकी बहू नहीं बन जाती वो खाना नहीं खाएंगी। तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 3 महीनों के लिए तुम मुझसे शादी कर लो, फिर अगर तुम्हें कोई और पसंद भी आ गया तो मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। इन 3 महीनों में किसी न किसी तरह से मैं दादी को कन्विंस कर ही लूँगा कि इस लड़की के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, और फिर तुम अपनी राह और मैं अपनी राह,
वो सुकून से बोला, जबकि माया गुस्से से भर चुकी थी। बेहद चीप इंसान हो आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप अपनी दादी के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। वो एक साफ दिल की औरत है और मैं इतनी अच्छी औरत के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती। अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप अपनी दादी को मनाइए, उनसे साफ साफ बात कीजिए। इस तरह धोखाधड़ी करने की क्या जरूरत है? आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपकी डील मंजूर नहीं। कहते हुए वो एक झटके से उठी, मगर वो जल्दी ही उसका हाथ थाम चुका था। तुम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो क्या इतना सा काम नहीं कर सकती? क्या तुम उसके सपनों को तोड़ दोगी? आज रात तक तुम अच्छे से सोच लो, फिर उसके बाद अपना फैसला भी सुना देना। और हाँ, शादी के बदले भी तुम्हें 1 करोड़ रुपये दूंगा। वो अपने गोगल्स लगाते हुए बोला, और वो गुमसुम सी उसकी करोड़ की बात पर अटक चुकी थी। फिर उसके जाने के बाद वो गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद वैभव अपनी बैसाखी के सहारे चलता हुआ अंदर आया। अरे भैया, आप यहाँ क्यों आ गए? आप मुझे बुला लेते। वो जल्दी से उसका हाथ थामते हुए उसे कुर्सी पर बिठाकर बोली। क्या कह रहा था अर्जुन? क्या वो हमारे कैफे को छोड़ने के लिए तैयार है? वैभव ने बड़े ही उम्मीद भरे शब्दों में माया से पूछा था। जी भैया, और आपका एक और ख्वाब भी पूरा हो रहा है, बिजनेस पार्टनर बनने का। अर्जुन अपने होटल का 30% शेयर आपको दे रहा है। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली। क्या बात कर रही हो माया? वो ऐसा क्यों करेगा? वैभव ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी मोहब्बत में ये सब चाहते हैं। उसने किस मुश्किल से ये झूठ बोला था, ये वही जानती थी, मगर उसके सामने अपने भाई का फ्यूचर नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने भाई को दोबारा इन बैसाखियों के बिना चलता हुआ देख पाएगी, और उसके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा, जो सिर्फ और सिर्फ उसे अर्जुन से ही मिल सकता था। वो उन्हीं पैसों से वैभव का ऑपरेशन करवा सकती थी। क्या बात कर रही हो? ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अर्जुन मेहरा तुमसे मोहब्बत करता है। मैं बहुत खुश हूँ माया, तुम्हें अपनी खुशी का अंदाजा बता नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा ही हमसफर सोचता था। वैभव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद ही उसने अर्जुन के दिए हुए कार्ड को थामा और उसका नंबर मिलाकर उसे हाँ बोल दी, जबकि अर्जुन अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया था, जैसे उसे पहले से उम्मीद हो कि वो जो डील सामने वाली पार्टी को देकर आया है वो जरूर फाइनल होगी। और फिर अगले ही हफ्ते बड़ी ही सादगी के साथ उन दोनों की शादी की तारीख रख दी गई थी। अर्जुन तैयार होकर दादी और अपने नौकरों के साथ बारात लेकर उनके घर पहुंचा। ये छोटी सी बारात जब वहां पहुंची तो वैभव ने उनका स्वागत किया, और पहली बार अर्जुन वैभव को देखकर चौंक गया। अब उसे वजह मालूम हुई कि वैभव की बहन क्यों उसके पास आई थी, यानी वैभव अपाहिज था, इसीलिए उसने अपनी बहन को भेजा था। उसे दिल ही दिल में अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदगी भी हुई, और उस दिन की बात पर भी जो उसने कैफे में माया से कही थी। कुछ ही देर में दोनों की शादी हुई और फिर वो उसे विदा करवाकर मेहरा पैलेस ले आया। दादी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ रस्मों के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया था और अर्जुन अपना जरूरी काम निपटाने के लिए स्टडी रूम में चला गया। बेड पर बैठी माया रूम को देख रही थी, जो बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर सफेद पेंट के साथ ब्लू टच दिया गया था। एक और दीवार की जगह शीशे का स्लाइडिंग डोर था जो बालकनी में खुलता था। उस पर सफेद रंग के डिजाइनर पर्दे लगे थे। सारा सामान बेहद खूबसूरत और महंगा था। हर चीज से सामने वाले की पसंद और हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। गुलाब के फूलों की खुशबू ने माहौल को जादुई बना दिया था। गुलाब की पत्तियों की खूबसूरती से सजे किंग साइज बेड पर वो पिछले 1 घंटे से दुल्हन बनी बैठी थी। दुल्हन के रूप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोने की वजह से नाक और आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट भी जाहिर थी। शाम से वो अपने नाजुक वजूद पर इतने भारी कपड़े और जेबर का बोझ सह रही थी। ऊपर से भूख से पेट में दर्द होने लगा था, क्योंकि सुबह से उसने सिर्फ 2 गिलास जूस ही पिया था। दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंक कर देखा तो अर्जुन अंदर दाखिल हो रहा था। वैसे कैसा लग रहा है मिसेज अर्जुन मेहरा बनकर? जिस शख्स की तुम शक्ल देखने के लायक नहीं समझती थी, उसी की बीवी बन गई। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला था, जबकि माया उसके शब्दों पर अंदर ही अंदर गुस्से के मारे जल उठी थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया था।
ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बद्दुआ दी थी जो आज पूरी हो गई हो। वो सपाट शब्दों में कहती हुई उसे अंदर तक सुलगा गई थी। सोच समझकर बोला करो, तुम्हारी तरफ पहले ही बहुत हिसाब बाकी है मेरे। उसने तिलमिलाकर उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा और माया गुस्से से तन गई। मैं तो आपसे कुछ कह ही नहीं रही मिस्टर अर्जुन मेहरा, मगर आपको शायद मुझसे उलझने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। लेकिन खैर, मैं भी आपका भरपूर मुकाबला करूंगी। तो मुकाबला करोगी मुझसे? वो एकदम हंसते हुए बोला, बिल्कुल। आप अफसोस करेंगे मुझे यहाँ लाने पर। बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। वो चेतावनी भरे शब्दों में कहती हुई चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। आखिर चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? इसके भाई को अपने होटल के शेयर्स दे दिए, मगर इसके बावजूद इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे। खैर, मैं भी जान ही लूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। देखते हैं क्या करती हो तुम। वो सोचते हुए बाथरूम की ओर बढ़ा। फिर वापस आकर वो सोने के लिए लेट गया। एक नज़र उसने बेड की दूसरी साइड पर लेटी माया की ओर देखा, जो इतने सुकून से लेटी थी जैसे अपने ही घर में अपने ही बेड पर लेटी हो। उसका ये सुकून देखकर अर्जुन एक पल के लिए तिलमिलाया था। उसकी नज़र एक पल के लिए उसके लंबे घने बालों में जाकर अटक गई थी। जो लेटी तो थी जूड़ा बनाकर, लेकिन बाल इतने ज़्यादा सिल्की थे कि जूड़े में रुके नहीं थे और अब फिसल कर तकिए पर फैल गए थे। बिना सोचे समझे अर्जुन ने उसके बालों को छूकर देखा और हाथ में लेते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे रेशम की कोई डोर। इतने नरम मुलायम बाल। उसके कसमसाने पर उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे किए थे, लेकिन सोच तो एक ही बात पर अटकी हुई थी, जो चेतावनी अभी अभी माया ने उसे दी थी। आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? वो जो चाहती थी वो तो कर दिया मैंने। सोचते सोचते उसने अपनी आंखें बंद की। दिन भर का थका हारा था, जल्दी ही सो गया। आँख खुलने पर वो साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखने लगा। 11 बज भी गए। वो एकदम से बड़बड़ाता हुआ करवट बदल गया। माया सुकून से अभी तक अपनी नींद में थी। अब माया का चेहरा अर्जुन की तरफ था। वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। खूबसूरत तो बहुत हो तुम, मगर तुम्हारी जबान। उसने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए धीरे से कहा, जबान तो जहर उगलती है। इतना कड़वा बोलती हो कि सुनकर मेरा पूरा मन कड़वा हो जाता है। वो धीरे से बड़बड़ाया। चेहरे पर नजरें गड़ाए उसका हाथ गाल से होते हुए उसके होठों के पास आकर रुक गया। ऐसे नहीं, तुम्हारे पूरे होशो हवास में करूंगा जो भी करना होगा। वो दिल की ख्वाहिश को पीछे धकेलता हुआ सीधा हो गया। 3 महीने हैं हमारे पास, बहुत वक्त है। वो मुस्कुराता हुआ कंबल हटाकर उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके वॉशरूम में जाते ही वो तेजी से बाहर आई थी और उसने वहां लगे हुए हैंडल को घुमाकर वॉशरूम का पानी बंद कर दिया। फिर वो वॉशरूम के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, सोई नहीं थी। अर्जुन की उंगलियों का स्पर्श अपने गालों पर महसूस करते हुए उसने खुद पर कंट्रोल किया था। हालांकि उसके छूने से माया के अंदर गुस्से की चिंगारियां फूटने लगी थीं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अर्जुन ने करवट ले ली थी और वो एक हल्की सी सांस लेकर रह गई थी। अब जब वो बाथरूम में गया तो उसे मजा चखाने के लिए उसने बाथरूम का पानी ही बंद कर दिया और अब गेट के पास कान लगाकर अंदर से आने वाली पानी की आवाज़ें सुनने लगी। अंदर से शावर की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। वो बाल गीले करके शैम्पू लगाने ही लगा था कि अचानक पानी खत्म हो गया। वो बुरी तरह झुंझलाता हुआ उसे आवाज़ें देने लगा, जो कि वॉशरूम के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। लेकिन जब उसने नहीं सुना तो वो जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आने लगा तो वो तेजी से पीछे हटी और सोफे पर बैठ गई। वो बाहर निकला तो तौलिए से अपने बाल और शरीर पोंछ रहा था, यहाँ तक कि सिर पर लगा शैम्पू भी टॉवल से साफ कर रहा था। वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई थी और मैगजीन देखने लगी। कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था कि माया उठकर एकदम खड़ी हुई थी। कंट्रोल अर्जुन जी, कहीं गुस्से में आपका तौलिया खुल गया तो आपकी इज्जत के लेने के देने पड़ जाएंगे। मुश्किल से अपनी हंसी रोकती वो अर्जुन का मजाक बना रही थी और वो गुस्से से चिढ़ते हुए अंदाज में बोला, मुझे अपनी इज्जत संभालनी आती है। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी? और मुझे इज्जत का पाठ पढ़ाने से पहले खुद ही इज्जत का पाठ पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। एक जवान मर्द यूं तौलिए में तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? बेशरम लड़की। वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। उसे हंसती हुई माया इस वक्त जहर लग रही थी और किसी तरह अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा था। शर्म तो नहीं आ रही? वैसे अगर इस बहाने तुम मुझे अपने
ये सिक्स पैक दिखाना चाहते हो तो भाई तारीफ तो बनती है। काफी बॉडी शॉडी बना रखी है आपने। वो उसके मजबूत उभरे हुए मसल्स को देखते हुए तारीफ कर गई थी और इस जरा सी तारीफ ने अर्जुन के गुस्से को थोड़ा सा कम कर दिया था। और फिर इंटरकॉम से नौकर को मोटर चलाने को कहा, मगर नौकर ने जब उसे बताया कि मोटर तो चल रही है तो वो कुछ पल को चुप हो गया और फिर तेजी से टेरेस की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो बॉल बंद था। वो 1 मिनट में ही सारा मामला भांप चुका था। इस हरकत की क्या सफाई पेश करना चाहोगी तुम? वो माया की तरफ झुका और उसका बाजू पकड़ते हुए गुस्से से बोला। मुझे क्या मालूम किस हरकत की बात कर रहे हैं आप? आखिर किस हरकत की सफाई देनी है मुझे? उसने अनजान बनते हुए अपने कंधे उचका दिए। मैं उस बाल को बंद करने वाली हरकत की बात कर रहा हूँ। वो एकदम गुस्से से तमतमाकर बोला। अरे मुझे क्या पता कौन सा बाल? तो क्या तुम्हारे बाप को मालूम है? वो और भी गुस्से से तड़प उठा। फोन करके देख लो, शायद भगवान जी के पास आपका कांटेक्ट हो जाए। वो अब उसकी हालत का मजा ले रही थी। तुमसे तो मैं। वो घूरते हुए खामोश हो गया। क्या क्या मैं? वो मुस्कुराती हुई आंखें उठाकर उसे देखने लगी। 1 नंबर की जाहिल इंसान हो तुम। जी नहीं, आपकी नॉलेज जरा कच्ची है। तो मैं सही कर दूं, इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर तुम्हारा है। अपना मुंह बंद कर लो तुम माया मिश्रा। वो एकदम परेशान होकर बोला। माया मिश्रा नहीं, माया मेहरा। कल ही मेरा सरनेम चेंज हुआ है। वैसे बड़ी हैरत की बात है, अभी से परेशान हो गए मुझसे। वो वहीं से जाते जाते उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसी बचकानी हरकतें करके मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो गलत फहमी है तुम्हारी। आप जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है ना तुम भी? वो उसका गाल धीरे से थपथपाता हुआ मुस्कुराया, जबकि माया का मुंह बन गया। वो इस जंग का आगाज कर चुकी थी जिसमें वो अब भी शामिल होने वाला था। वेट फॉर माई टर्न। वो उसे वार्निंग देती निगाहों से देखता कमरे से बाहर निकल गया। अब ये क्या करेगा? वो मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। मैं सावधान रहूंगी। वो इस नतीजे पर पहुंचकर अलमारी खोलने लगी, मगर साथ ही साथ अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ा रही थी। दोपहर के 4 बजे थे जब अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। सफेद शर्ट के साथ उसने ब्लू पैंट पहनी थी। आस्तीन ने फोल्ड किए हुए बालों को जेल लगाकर बेहद करीने से सेट किए थे। वो सीधा दिल में उतर रहा था। घर में भी कैसे पैटर्न सैटन होकर रहता है। वो एकदम गुस्से से जल गई थी उसकी तैयारी देखकर, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि वो सुन नहीं सका। क्या प्रॉब्लम है इस ड्रेस में जो तुमने बिंदु से कहलवाया कि तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी? वो दरवाजा बंद करता हुआ तेज आवाज में बोला। डार्क पिंक कलर। इतना तेज कलर रिसेप्शन पर कौन पहनता है? दिमाग खराब है क्या, या फैशन सेंस नहीं है आपके अंदर? वो फोन से नजरें हटाकर बेहद उखड़े हुए अंदाज में बोली। तो जो भी है पहन लो इसे। अब रिसेप्शन आज है, 2 दिन बाद नहीं। पहले ही बहुत टाइम बर्बाद कर चुकी हो तुम। उठो और चेंज करो। वो गुस्से से कहता हुआ उंगली उठाकर इशारा करने लगा। मुझे नहीं पहनना ये। जबरदस्ती है क्या? वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ जबरदस्ती है, और अगर तुमने मुझसे और बहस की तो मैं समझा दूंगा कि जबरदस्ती होती कैसी है। मजबूरन मुझे खुद ही अपने हाथों से तुम्हें ये ड्रेस पहनाना पड़ेगी। उसने बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए धमकाया। आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थीं। मेरा हाथ छोड़ो। वो पीछे होना चाहती थी, मगर उसकी फौलादी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। 1 पल लगेगा मुझे तुम्हें और तुम्हारी जिद को तोड़ने में। मत भूलो इस बात को। नरमी से पेश आ रहा हूं तो तुम्हें रास नहीं आ रहा? वो होंठ उसके कान के करीब लाता धीरे धीरे सरगोशियां करने लगा। उसका इतना करीब आना माया को एकदम बौखला गया। अच्छा, वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे पीछे करने लगी। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया और इतना जल्दी डर गई। वो उसके चेहरे पर आते जाते रंग देख रहा था। उसकी संगत उसे शर्म से लाल कर रही थी। डरती नहीं हूं तुमसे। वो खुद को कंपोज करती फिर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। टाइम की थोड़ी सी कमी है, वरना अभी मालूम कर देता कि डरती हो या नहीं। वो उसे सर से पांव तक शरारती अंदाज में देखता हुआ बोला था। कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वो अपना बाजू छुड़वाने में कामयाब हो ही गई। शायद उसी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। वो बाल कान के पीछे करती ड्रेस को देखने लगी। उसके लंबे बाल कमर को अपने घेरे में लिए हुए थे। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं और खूबसूरत भी। ब्यूटिशियन काटने लगे तो इनकार कर देना। वो एकदम से बोला। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है, अर्जुन ने कहा। मगर मुझे जरा भी पसंद नहीं। मैं तो इन्हें कटवाऊंगी। मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं एक ही बार में तुम्हें सेट कर दूंगा, अगर ना मानी तो।
करके दिखाओ। उसने सवाल करते हुए कदम पीछे पलटे तो वो उछल पड़ी। अर्जुन उसे 1 ही इंच की दूरी पर खड़ा था और वो उसके चौड़े सीने से जाकर टकराई थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों का चेहरा बस 1 ही इंच की दूरी पर था। अर्जुन की गर्म सांसों में उसका चेहरा झुलसने लगा था। मेरे जरा से करीब आने से तुम्हारा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है कि मैं अपने सीने में तुम्हारे दिल को धड़कता महसूस कर रहा हूँ। याद रखना, अगर बेकार की जिद की तो इससे भी ज्यादा करीब आ जाऊंगा। और अभी तो सिर्फ बालों की तारीफ की है, आगे पता नहीं मुझे कौन कौन सी चीजें पसंद आ जाएं। और उस चीज की तारीफ इस अंदाज में होगी कि तुम्हारे इन होठों से सिसकियां नहीं रुकेंगी। उसके इस तरह बेबाकी से बोलने पर माया का चेहरा लाल हुआ था, लेकिन बोलने की हिम्मत तो खत्म हो चुकी थी। उसके कांपते होठों को उंगली से छूता हुआ वो जरा सा पीछे हुआ। मुझे उम्मीद है दोबारा नहीं करोगी ऐसी बेकार की जिद। वो पीछे कदम उठाता हुआ बोला। उसकी हल्की गंदमी रंगत पर भूरे बालों को देखता चला गया। उसे अभी इसी पल ये राज खुला कि वो कितनी हसीन है। वो बिना किसी कोशिश के खामोशी से उसके दिल में उतरती जा रही थी। सबूत अर्जुन की निगाहें थीं जो उस पर से हटने को तैयार नहीं थीं। वो दरवाजे के पास पहुंच चुका था। वो उसे यूं ताकते देख उलझती हुई पीठ मोड़ गई और अपने दिल की बेकाबू होती धड़कनों को संभालने लगी। फिर वो कब दोबारा से चलता हुआ उसके पास आया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। मालूम तो तब हुआ जब माया को अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस हुई। वो अचानक से उसके पास आकर उसके जूड़े को खोल गया था। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है, वो एकदम चिल्लाई। इस जंग का आगाज वैसे तुमने किया है।